मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा जिस आउटफिट को पहनकर जापान गया था वो उसकी वही पुरानी आउटफिट थी जिसे पहनकर वो स्टार्टिंग में मजदूरी किया करता था। ये उसके पास स्टार्टिंग से ही है, मतलब डे 1 से, लेकिन अभी तक उसने इसे संभाल के रखा था। अगर इस सीन को नोटिस करोगे तो बेडरूम में जो मिरर है उसके साइड में तुम इस टी शर्ट को देख पाओगे। अब ये टी शर्ट या पूरी कॉस्ट्यूम कह लो, ये पुष्पा के लिए बहुत ही खास था। इसके साथ पुष्पा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जिसलिए पुष्पा ने इसे बहुत ही संभाल के रखा था। एक तरीके से ये उसके लिए एक रिमाइंडर की तरह है, पुष्पा को याद दिलाती है कि उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी। बट सोचने वाली बात यह है कि उसने जापान जाने के लिए इसी कॉस्ट्यूम को क्यों चुना एंड उसने सीक्रेटली कंटेनर में ट्रेवल क्यों किया। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, पुष्पा तभी अंडरग्राउंड था। इस पुष्पा में पुष्पा जब 3 महीनों के लिए गायब हो गया था तब उसने बाहर से ही अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा। सरकार ने उसके खिलाफ वारंट इशू किया था तो उसके पास भागने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसी दौरान जब जापान वालों को इस बात का पता चला कि पुष्पा अभी पुलिस से, गवर्नमेंट से भागता फिर रहा है, तभी हो सकता है उन लोगों ने ये सोचा होगा कि अभी हम लोग पेमेंट करें या ना करें, हमें कोई बोलने वाला नहीं। एंड यही सोच के उन लोगों ने पुष्पा की पेमेंट ही रोक दी। एंड क्योंकि पुष्पा अंडरग्राउंड था तो उस टाइम पे उसके लिए लीगली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, तो उसने इसी तरकीब को चुना। नंबर 2, ट्रेलर के अंदर इस जापान वाले बंदे ने पुष्पा को एक जापानीज नोट का फटा हुआ हिस्सा दिया था जिसे येन कहते हैं, लेकिन मूवी में वो एक इंडियन रूपी था। अब ये नोट यहाँ पर आया कहाँ से? तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, डील करने वाले दोनों पार्टी एक दूसरे को अपने अपने करेंसी का एक फटे हुए नोट का एक पार्ट देता है एंड दूसरा हिस्सा अपने पास रखता है। अब एक दूसरे को दिया हुआ नोट तब तक एक दूसरे के पास रहेगा जब तक कि उन्हें माल की डिलीवरी या पेमेंट नहीं मिल जाए, लेकिन उसने इसे अपने पास रख लिया ये समझाते हुए कि वो अभी माल को हैंडओवर नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ अगर सही से चलता एंड उसने अगर माल की डिलीवरी कंप्लीट कर दी होती तो तब जाके पुष्पा को उस जापान वाले इस नोट की जरूरत पड़ती, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के टाइम उसे एजेंट के साथ इस नोट को मैच करके पार्टी को कंफर्म करना पड़ता। एंड क्योंकि उसका पिछला पेमेंट अभी तक ड्यू था तो इसने इस डिलीवरी को भी होल्ड पे रख दिया। नंबर 3, ट्रेलर के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसे बाद में एडिटिंग के दौरान हटा दिए गए। अब ट्रेलर में ये वाला सीन तुम्हें याद है, यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत किसी तालाब में नहा रहे होते हैं और साइड में उनके कुछ कपड़े, कुछ सामान रखे हुए थे और यहाँ पर एक लाल रेडियो भी था। अब इस टोटल सीन को तो मूवी के अंदर से निकाल दिया गया, लेकिन ये सीन कहाँ की है, मतलब मूवी के कौन से पॉइंट पे ये इवेंट टेक प्लेस करती है। इसका हल्का सा एक झलक था मूवी के अंदर, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। तो जब मूवी के स्टार्टिंग में शेखावत पुष्पा के मजदूरों को पकड़ लेता है तब पुष्पा उनमें से पर्टिकुलर एक बंदे को छुड़ाने जाता है, डी श्रीनिवास, जिसकी शादी होने वाली थी। लेकिन पुष्पा को बाद में ये पता चलता है कि शेखावत ने उन सबको बहुत ही बेरहमी से मारा भी था। ये सीन हमें कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। अब ठीक इसी फ्लैशबैक के अंदर अगर नोटिस करोगे तो यही सेम लोकेशन को हमने ट्रेलर में देखा था बट ऑपोजिट साइड से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसी सेम चट्टान के ऊपर ये वाला रेडियो भी है। एंड कुछ सीन्स आगे जाओगे तो शेखावत की वही ब्लूइश ग्रीन वाली शर्ट एंड वो जाली वाली गंजी यहाँ पर देख पाओगे। ये देखो यहाँ पर ये पड़ी हुई है, मतलब ये सीन इसी इवेंट का हिस्सा था। नंबर 4, ट्रेलर में एक और सीन था जहाँ पर जॉली रेड्डी किसी कैरेक्टर के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। अब इसे या तो मूवी में से डिलीट कर दिया गया या फिर इसे पार्ट 3 के लिए बचा के रखा है। लेकिन सवाल ये आता है कि जॉली रेड्डी के सामने आखिर ये बंदा था कौन? मे बी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। अगर इसके बारे में पता चल जाता तो स्टोरी में से बहुत कुछ रिवील भी हो सकता था, बट मुझे पता है कि ये कौन है। ये और कोई नहीं बल्कि पुष्पा खुद है। अभी समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले इस कैरेक्टर की जो साइड फेस है एंड कंधों पर लंबे लंबे बाल वो पुष्पा के साथ बहुत हद तक मैच करता है। एंड अगर ध्यान से देखोगे तो इस बंदे ने जो शर्ट पहन रखी है उसका डिजाइन कॉलर के ऊपर हल्का सा दिख रहा है, कुछ डॉटेड जैसा प्रिंट है ग्रीन कलर के ऊपर। अब ऐसा ही सेम प्रिंटेड शर्ट हमने पुष्पा के पास भी देखा था मूवी के उस पॉइंट पे जब पुष्पा को 2000 टन की पेमेंट मिलती है। उस सीन में जस्ट 5 सेकंड के लिए ही सही, बट पुष्पा ने यही शर्ट पहन रखा था। देखा ना, कंफर्म। अब पुष्पा यहाँ पर क्यों गया था? अब हो सकता है पुष्पा यहाँ पर जॉली रेड्डी को कुछ एडवाइस देने गया हो या उसे कुछ ऑफर देने गया हो, क्योंकि अगर इस सीन को एनालाइज करोगे तो जॉली रेड्डी ने जिस तरीके से पुष्पा को गन पॉइंट पे रखा है वो अगर चाहे तो अभी उसे मार सकता है। वहीं पर पुष्पा निहत्था खड़ा है, एकदम शांत। उसे पता है कि जॉली उसे कुछ नहीं कर सकता, अभी के लिए तो नहीं। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा हो। मे बी पार्ट 3 में जॉली रेड्डी पुष्पा के साथ खड़ा होगा, अब ऐसा लग रहा है मुझे। नंबर 5, पुष्पा मूवी में जो मजदूर लकड़ियां काटने जाते थे उनके पास तुमने ये बकरियां देखी होंगी जो ये अपने साथ रखते थे। लेकिन अगर सोचोगे तो ये लोग तो जाते थे पेड़ काटने, तो उन्हें बकरियों की क्या जरूरत? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये टोटल बंदोबस्त पुलिस को चकमा देने के लिए था। अगर अचानक से पुलिस आ जाए तो उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो यहाँ पर बकरियां चराने आए थे। एंड पुष्पा ने भी पार्ट 1 में ऐसा ही कहा था गोविंद से। बट इसका सिर्फ यही एक रीजन नहीं था, इसका एक और रीजन भी है जिसे सुनने के बाद तुम लोग मान लोगे कि मूवी की राइटिंग कितनी सॉलिड है।
देखो, ये लोग जब पेड़ काटने जाते थे तो उन्हें वहाँ पर कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते थे, कभी कभी टाइम ज्यादा भी लगता था। तो वहाँ पर उन्हें खाना चाहिए होता था एंड सिर्फ वेज खा के उन्हें उतनी ताकत नहीं मिलने वाली थी जितनी की उन्हें जरूरत थी। तो उन्हें मांस मच्छी की जरूरत पड़ती, इसीलिए ही ये लोग अपने साथ बकरियां रखते थे ताकि जरूरत के टाइम पे उन्हें काट के खा सके। नंबर 6, सीएम के ऑफिस में जो भी कुछ हुआ पुष्पा के साथ, सीएम ने फोटो खिंचाने से मना कर दिया एंड फिर उसे बेइज्जत भी किया। ये सब कुछ होने के बाद पुष्पा जब एमपी नायडू को अप्रोच करता है कि तुम ही बन जाओ ना सीएम, इस सीन में पुष्पा ने एक डायलॉग बोला था जिसका मीनिंग बहुत ही डीप है। जब पुष्पा नायडू को बोलता है कि तो फिर तुम ही बन जाओ ना सीएम, तब नायडू हंस के इस बात को इग्नोर कर देता है जैसे कि ये सब एक मजाक हो। तब पुष्पा ये कहता है कि पुष्पा जब तुम्हारे साथ खड़ा है तब ये सब तुच्छी रेस में क्यों भागने का, अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। एंड देन आता है वो डायलॉग, अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना तो मैं दुनिया पे राज करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर पुष्पा के जैसा कोई कैरेक्टर जिसके पास डेयरिंग है, जिद है, एटीट्यूड तो आसमान पे है, मतलब जो भी काबिलियत पुष्पा के अंदर है वैसा का वैसा ही कोई बंदा अगर पुष्पा को सपोर्ट करता, उसके पीछे खड़ा होता ना, तो पुष्पा का पावर दुगना हो जाता। क्योंकि पुष्पा सही गलत का फैसला नहीं लेता, वो जो भी कुछ करता है वो सही हो जाता है। ये खुद पुष्पा ने कहा था इस सीन में। तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स के चेहरे देखे थे, कैसे एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे कि उन्हें ये सुनने के बाद एक सुकून मिला हो। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं। अब सोचो ऐसा ही कोई बंदा अगर पुष्पा के पीछे खड़ा होता तो बवाल मच जाता। यही मीनिंग था उस डायलॉग का। नंबर 7, दीक्षा ने भंवर सिंह शेखावत से ये कहा था कि पुष्पा मुर्गन को हटा के दुबई में डायरेक्टली डील कर रहा है। तो ये दुबई वाला डीलर कोई और नहीं हमीदी है, जिसके साथ पुष्पा ने 2000 टन की डील की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि चंदन की लकड़ियां जापान में काम आती है, जहाँ उनके ट्रेडिशन के तौर पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है जिसमें सिर्फ यही लाल चंदन की लकड़ी यूज होती है। अब जापान में तो ये पेड़ नहीं उगती, तो इसे इंडिया से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसलिए सारे कॉस्टिंग को मिला के इस आइटम का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बट क्या इन लकड़ियों से सिर्फ यही एक चीज बनती है? नहीं, बल्कि इनसे और भी अलग अलग फैंसी चीजें बनाई जाती हैं, जिसलिए सिर्फ जापान में ही नहीं और भी कई देशों में इनकी डिमांड है। चाइना, यूएस, अरब, हर जगह पर इनकी स्मगलिंग होती है एंड पुष्पा इन सारे देशों में अपना नाम फैलाना चाहता है। एंड रिसेंटली उसने कई नए बिजनेस को स्टार्ट भी किया है, जैसे उसने पुष्पा राज नाम से एक टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन के कामों में भी उसे देखा गया। एंड ये जो ब्लास्टिंग वाला सीन है ये डेफिनेटली किसी माइनिंग साइट में होगा। तो इसका मतलब क्या, पुष्पा ने माइनिंग का काम भी शुरू कर दिया? मे भी हो सकता है। अगर इस सीन को नोटिस करोगे तो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ऐसा ही सेम टेक हमने आखिर में इस बंदे के हाथ में देखा था, जिसके मदद से उसने इतना बड़ा धमाका किया। एंड ये कोई रेडियो नहीं, ये एक ब्लास्टिंग इक्विपमेंट है, एक ट्रांसमीटर की तरह। ये बटन इसके साथ कनेक्टेड है जो एक्सप्लोसिव तक पावर की सप्लाई देता है। अब पहले तो मुझे लगा था कि ये बंदा भंवर सिंह शेखावत होगा, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ये बंदा शेखावत तो नहीं हो सकता, बल्कि कोई और नया कैरेक्टर होगा। इनके साथ प्रताप रेड्डी का एक अच्छा कनेक्शन है, जिसलिए रेड्डी ने कहा था कि यहाँ पर तो सब कोई आया है, लेकिन वो कहाँ पर है? तो वो बंदा उस टाइम पे पुष्पा के फैमिली को उड़ाने में बिजी था। प्रताप रेड्डी जैसे पहले माइनिंग में काम करता था, हो सकता है वहीं पर ये बंदा उसका राइट हैंड जैसा कोई था। पहले तो प्रताप रेड्डी खदानों में लौड़िया गिनता था, लेकिन उसने बाद में लोगों को मार के बड़ा आदमी बना। एंड अभी सीएम बनने के बाद हो सकता है वो अपने सारे गलत काम इसी आदमी से कराता हो। तो ये थर्ड पार्ट में पुष्पा के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। लेकिन भाई अगर शेखावत की बात करें तो वो मरा नहीं है और डेफिनेटली जिंदा है। हो सकता है कि ये वाला कैरेक्टर ना हो, कोई और हो, क्योंकि मूवीज में एक कहावत है कि जब तक किसी कैरेक्टर को स्क्रीन पे मरते हुए नहीं देखोगे तब तक ये मत मान लेना कि वो कैरेक्टर मर गया है। किसी और भेस में किसी खास जगह पर उसकी एंट्री जरूर होगी। नंबर 8, अब सुकुमार सर की राइटिंग की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने अपने मूवीज में इतने छोटे छोटे डिटेल्स छोड़े हैं ना कि इन्हें जानने के बाद जब तुम दोबारा से इस मूवी को देखोगे तब एक्सपीरियंस और भी बढ़िया होगा। हर एक डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे पुष्पा पुष्पा गाने में एक सीन था, पुष्पा के बैकग्राउंड में ये जो रिंग्स हैं, इसे पहले एक सीन में बनाते हुए भी दिखाया था। अब इसे देखने के बाद मन में ये सवाल आया था कि पुष्पा को इन चीजों की क्या जरूरत? ये लोग इन रिंग्स को कहाँ यूज करेंगे? स्मगलिंग में, या फिर इसे ऐसे ही गाने में एक प्रॉप की तरह यूज किया गया है, सिर्फ बैकग्राउंड को सजाने के लिए? पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन नहीं, ये स्मगलिंग के लिए ही था। लेकिन इनका एक स्पेसिफिक रीजन था। तो पुष्पा ने जब चंदन की लकड़ियों से इतनी सारी बैलगाड़ियां बनाई थी तो वहां पर उसने इसे यूज किया था। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि बैलगाड़ियों की पहिए लकड़ी की होती हैं, तो सड़कों पे चलने के दौरान ऊबड़ खाबड़ रास्तों में इन पहियों की डैमेज होने की संभावना होती है। तो इसे मजबूत बनाने के लिए पहियों के ऊपर एक लोहे की रिंग पहनाई जाती है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी एंड लाइफ भी एक्सपेंड हो जाता है। मतलब पुष्पा ने ये बहुत पहले से ही सोच लिया था कि उसे आगे जाकर इनकी जरूरत पड़ेगी। उसके पास हमेशा से ये वाला प्लान रेडी था, इसीलिए ही उसने छाती ठोक के शेखावत को चैलेंज किया था कि हो सके तो मेरा माल पकड़ के दिखा।
मतलब सुकुमार सर ने पुष्पा के कैरेक्टर को जिस डिटेल के साथ लिखा है ना कि उसके प्लानिंग को देखकर तुम्हें लिटरली मजा आ जाएगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एंड चैनल पे पुष्पा 2 से रिलेटेड एक और वीडियो भी है जिसमें हमने एंडिंग को डिस्कस किया है, तो हो सके तो उसे चेक कर लेना। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।